डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपका मन नहीं कर रहा है, तो भी पढ़ना है। ये एग्ज़ाम मोटिवेशन से नहीं निकलेगा, इस बात को आप लिख के रख लीजिए। ये एग्ज़ाम निकलेगा डिसिप्लिन से। तो उन्होंने बोला कि हमको इंटरव्यू में जब हम गए तो हमको इंटरव्यू से निकाल दिया गया। तो क्या ऐसा होता है कि इंटरव्यू से भी निकाल दिया जाता है? तो बच्चे अपने अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और अपने फेलियर का, अपने सक्सेस का खुद को जिम्मेदार मानते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, मेहनत करते हैं, वो जरूर सक्सेस होते हैं, वो जरूर सेलेक्ट होते हैं। और जो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, जो हर किसी को अपने अलावा हर किसी को ब्लेम करना शुरू करते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बचपन में सुनते हुए चले आ रहे हैं कि मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और बताया जाता है कि संविधान मिलेगा। उसी तरीके से आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस सुभान अली के बड़े भाई एडवोकेट शाबान अली, जो कि आईएएस के मेंटर हैं, जिनको एक बहुत अच्छा और एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है आईएएस के फील्ड में और बहुत सारे स्टूडेंट उनसे स्टडी करके और वो बड़ी-बड़ी पोस्टों पर पहुँचे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि सर हमें बताइए कि यूपीएससी क्या होता है और आईएएस जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि आईएएस मेरे बच्चे को आईएएस बनना है या कोई बड़े अधिकारी जो लोग सपना रखते हैं मेरे बच्चे बड़े अधिकारी बने तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा तफ़सीली रोशनी डालिए। है। बहुत शुक्रिया अजीम साहब, आपने टॉपिक जो यूपीएससी का टॉपिक रखा आज अपने पॉडकास्ट में। यूपीएससी क्या है, जैसे कि आपने कहा, यूपीएससी को अक्सर लोग ये बोलते हैं यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है। यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एग्जाम नहीं, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको बनाया गया है। ये इंडिया के मेरिट का वॉच डॉग है। ये क्या करती है? मेरिट को, जो इंडिया के बेस्ट मेरिट्स हैं उनको सेलेक्ट करती है और अलग अलग सर्विसेज में भेजती है। ठीक है। अब इसमें जिस एग्जाम को लोग आईएएस का एग्जाम कहते हैं, उस आईएएस के एग्जाम का नाम, एक्चुअली उसका नाम है यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है, उसको लोग आईएएस के नाम से भी जानते हैं, आईएएस एग्जाम के नाम से। उसकी वजह यह है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और भी बहुत सी ए ग्रेड की सर्विसेज इसमें इंक्लूड होती हैं। यही एग्जाम सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जो है यूपीएससी का, यही इन सब सर्विसेज में एंट्री का एग्जाम है। इसलिए क्योंकि मेजर सर्विस इसमें आईएएस है, टॉप रैंकर्स अक्सर आईएएस लेते हैं, आईएएस सर्विसेज में जाते हैं। और इंडिया का, मैं आपको बताया, कलेक्टर बनना और आईएएस बनना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए ये फेमस हो गया आईएएस के नाम से। एग्जाम का नाम सिविल सर्विसेज एग्जाम। यूपीएससी को हिंदुस्तान का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन-कौन लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं? कुछ ज़रा डिटेल में हमारे ऑडियंस को आप बताइए। देखिए, टफेस्ट एग्जाम तो कहा जाता है क्योंकि टफ तो है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें बैठने के लिए जो है, कोई भी जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है बच्चा, या ग्रेजुएशन कर चुका है, ये दोनों तरह के लोग बैठ सकते हैं। किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, एमबीबीएस किया हो, कोई भी सिंपल बीए ग्रेजुएट हो, और सिर्फ पास होना है इसमें। अगर आप सिर्फ पास हैं, यानी आपको 99 95% की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पास हैं, तो भी आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। आपको सिर्फ डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की। मीन्स 33% भी अगर भी है अगर अगर पास है, है तो हाँ मीन्स बिल्कुल बिल्कुल, ओके। अगर 33% भी है तो भी, क्योंकि इनको इससे मतलब नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए। ये इनका खुद का एग्जाम, एक्चुअली इनका क्राइटेरिया है। जो एग्जाम, प्री, मेंस, इंटरव्यू में ये सारा आपके अंदर क्या है सब निचोड़ लेते हैं। तो उनको जरूरत नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में टॉपर थे या आप एकदम 33 वाले थे, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि क्लियर वही करेगा जिसके पास कैलिबर हो। जी बिल्कुल, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है, अलग पासिंग का वो होता है, मार्क्स का क्राइटेरिया, मार्क्स देने का क्राइटेरिया होता है। तो ये इसको बिल्कुल नहीं लेते यूपीएससी, बहुत ही फेयर तरीके से। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री सिर्फ चाहिए होती है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आप अपेयर हो सकते हैं। 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी,
जनरल कैटेगरी के लिए 1 अगस्त को, और 32 साल आपकी मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 35 साल मैक्सिमम एज है, और एससी एसटी के लिए 37 साल 37 ईयर्स मैक्सिमम एज है। अटेम्प्ट्स भी होते हैं इसमें। 6 अटेम्प्ट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं, और एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। जब तक एज लिमिट है जो भी 37 ईयर्स तक, वो तब तक एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम आप 21 साल से शुरू करके, और जनरल कैटेगरी में है तो 32 साल तक, ओबीसी में है तो 35 साल तक, और एससी एसटी में है तो 37 ईयर्स तक दे सकते हैं। लेकिन अटेम्प्ट्स का ध्यान रखना है। अगर प्री में आप अपियर हो गए, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आप प्री एग्जाम, इसमें 3 स्टेजेस हैं एग्जाम की, प्री, मेंस और इंटरव्यू, लगभग सब लोगों को पता है। प्री में अगर आप अपियर हो गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, चाहे आप पेपर में कुछ करके आए नहीं करके आए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अटेम्प्ट का मैटर करता है। पहले कम अटेम्प्ट हुआ करते थे, 4 ही अटेम्प्ट थे जनरल कैटेगरी के लिए, अभी 6 अटेम्प्ट हैं। सर यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? और हमारे ऑडियंस को आप बताइए कुछ डिटेल के साथ में। देखो, यूपीएससी सीएससी जो एग्जाम है, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज होता है प्रीलिम, दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम जो एग्जाम होता है, प्री जो जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 2 पेपर होता है, जीएस 1 एंड जीएस 2। जीएस 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक एंड करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। इसके एमसीक्यूज के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जीएस पेपर 2 में रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। जीएस 2 जो है वो क्वालिफाइंग है, जिसको हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं। वैसे पूरे प्रीलिम एग्जाम जो है उसका नाम ही सीसेट है, लेकिन जीएस पेपर 2 को अक्सर लोग सीसेट कहते हैं। ये क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ पास करना है। जीएस 1 के बेसिस पे मेरिट बनती है। जीएस 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर का होता है, और इसके बेसिस पर, जीएस 1 के बेसिस पर मेरिट बनती है। उसमें जो भी आपके नंबर हैं, उसके बेसिस पर एक कट ऑफ लिस्ट डिसाइड की जाती है कि यहाँ तक, जैसे मान लीजिए 90 मार्क्स तक, तो 90 मार्क्स जीएस 1 में जिसके हैं वो लोग सारे मेंस लिखेंगे, बाकी उससे नीचे वालों को मेंस लिखने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये होती है कट ऑफ। तो जो कट ऑफ बनती है वो जीएस 1 के बेसिस पे बनती है, और जीएस 2 लेकिन क्वालिफाइंग है, उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आपने उसको क्वालिफाई नहीं किया तो आप, चाहे जीएस में कितने भी नंबर हो जीएस 1 में, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे मेंस में। ये जो प्रीलिम का पेपर है, प्री के पेपर में लगभग 5 से 7 लाख लोग बैठते हैं, और उसमें से 10 से 12 हजार लोगों को मेंस लिखने का मौका दिया जाता है, यानी कट ऑफ 10-12 हजार लोगों को लेने के बाद खत्म हो जाती है। उसके बाद मेंस में आपके 7 पेपर्स होते हैं, प्लस 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, और ये 250-250 नंबर के पेपर होते हैं, जो 7 पेपर होते हैं जिनके मार्क्स काउंट होते हैं। 2 लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं उनके मार्क्स काउंट नहीं होते, लेकिन वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसमें 7 पेपर कौन कौन से हैं? एसए का एक पेपर होता है 250 नंबर का। उसके अलावा जीएस 1 का पेपर है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4, 4 पेपर जीएस के हैं। जीएस 1 जो होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जीएस 2 के अंदर आपका पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। जीएस 3 के अंदर इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, और जीएस 4 जो है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का होता है। तो ये 250-250 नंबर के 4 पेपर ये हो गए। एक एसए का पेपर 250 नंबर का हो गया, तो 1250 नंबर ये हो गए। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, जो 250-250 नंबर के 2 पेपर्स उसमें होते हैं, तो 500 नंबर ये हो गए। तो टोटल 1750 नंबर का मेंस होता है, जिसको आपको 3 घंटे बैठकर लिखना होता है। ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम है उस तरह से। आपने एग्जाम लिखा, इसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, 275। तो 275 नंबर का इंटरव्यू होगा, और जो मेरिट बनेगी फाइनल, वो बनेगी आपकी 275 नंबर प्लस 1750 नंबर मेंस के, तो टोटल मिला के 2025 नंबर। अब 2025 में से अगर किसी के 1000 के आसपास नंबर होते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है। टॉपर्स के कभी 1000, कभी 1000 से ज्यादा भी नंबर होते हैं। तो ये लेकिन प्रीलिम्स का ध्यान रखिए, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी प्रीलिम्स के मार्क्स
फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होते हैं। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं और आप समझिए कि जितने लोगों को सेलेक्ट करना होता है उसमें से उससे 3 गुना लोगों को लगभग इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो ये पूरा ओवरऑल पैटर्न है, यानी प्रीलिम एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाई करके आप मेंस में जाएंगे, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू होगा और फिर जो मेरिट बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू की बनेगी। यानी इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस के मार्क्स ऐड होंगे और उसके बाद उसमें से जो भी आपके नंबर आते हैं उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा और सर्विसेज अलॉट होंगी कि प्रीलिम्स के आपको। नंबर ऐड नहीं होंगे। नहीं, प्रीलिम्स के नंबर ऐड नहीं होंगे। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन बहुत टफेस्ट स्टेज है क्योंकि 5 लाख में से 4,90,000 लोग तो उसी में निकल रहे हैं ना प्रीलिम्स 10 में। से 12,000 मुश्किल से लोगों को। बिल्कुल 10 से 12,000 लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं। ये सर, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब हम स्टडी कर रहे थे तो उस दौर में भी बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू तक पहुँचे थे। तो उन्होंने बोला कि हमको इंटरव्यू में जब हम गए तो हमको इंटरव्यू से निकाल दिया गया। तो क्या ऐसा होता है कि इंटरव्यू से भी निकाल दिया जाता है? तो इसके बारे देखिए में थोड़ा-सा आप मुझे देखिए तफ़सील जैसे से मैंने बताएँ। अभी जैसा देखिए भाई, ऐसा है कि जैसा मैंने अभी आपको पैटर्न बताया, जी। अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो मैंने बताया कि जो मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स ऐड किए जाते हैं, ठीक? इंटरव्यू का कंट्रीब्यूशन कितना है? 275 मार्क्स का है, ठीक है? और मेंस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1750 मार्क्स का है। इन दोनों को जोड़कर आपकी मेरिट बननी है, ठीक है? तो इंटरव्यू में थोड़ा एक नंबर कम दे सकते हैं, लेकिन एब्रप्टली आपको निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली मेंस और इंटरव्यू दोनों जब मिलाया जाएगा उसके बाद ही मेरिट बनेगी। तो आपके अगर मेंस में बहुत अच्छे नंबर हैं और थोड़े बहुत नंबर आपके कम इंटरव्यू में आ जाते हैं तो इसको निकालना नहीं कहेंगे, ओवरऑल मेरिट में आपका नाम नहीं आया, ये हो सकता है। देखिए, जैसा हमने बचपन में सुनते हुए चले आ रहे हैं कि मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और बताया जाता है कि संविधान मिलेगा। उसी तरीके से आईएएस के इंटरव्यू के बारे में बताया जाता है कि आईएएस के इंटरव्यू तक तो बच्चे पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जा कर के उनको इंटरव्यू से निकाल दिया जाता है। तो आप उसके बारे में ज़रा बताइए सर कि क्या ये सच है और कहाँ तक ये है? देखिए ये भी एक मिथ है कि प्राइम मिनिस्टर मुसलमान नहीं बन सकता। ये अलग बात है प्रैक्टिकली कि अभी तक कोई बना नहीं प्राइम मिनिस्टर मुसलमान। उसकी वजह यह है कि आप जो मेजॉरिटी पार्टी अगर चाहे तो आप देखिए सिख प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जो कि मुसलमानों से भी कम है। तो ऐसा कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि मुसलमान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो ये एक मिथ है। अलग बात है कि प्रैक्टिकली अभी तक बना नहीं है, ये सही बात है, लेकिन प्रेसिडेंट बना है। प्रेसिडेंट सबसे ऊंची पोस्ट होती पोस्ट है। होती है। अगर देखी जाए पोस्ट में तो सबसे ऊंची पोस्ट प्रेसिडेंट की। जो प्रेसिडेंट बन सकता है तो प्राइम मिनिस्टर भी ये बन बन सकता सकता है। है। लेकिन क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी है, वोटिंग से बनता है, इसलिए या कहा जाए कि किसी पार्टी ने किसी कैंडिडेट को आगे नहीं किया इस तरह से। नहीं तो कोई है ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है, हर किसी को रिलीजियस फ्रीडम है और कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी इंडियन सिटीजन है तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात आपकी कि इंटरव्यू से किसी को निकाल दिया जाता है, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हर तरह के लोग उसमें बैठते हैं, हर रिलीजन के लोग होते हैं बोर्ड में, हर कास्ट के लोग होते हैं। तो ये बात कहना कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और समथिंग, ये सही नहीं है। उस लेवल पे जाकर इतने बड़े लेवल पे जब हम बात करते हैं, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जिस इंटरव्यू बोर्ड में बैठे होते हैं, वो इस सब से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। उनको रिलीजन, कास्ट इससे ज़्यादा मेरिट दिखाई देती है, पर्सनैलिटी दिखाई देती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपने अच्छे से आंसर दिया है, तो अगर आप लिस्ट देखें, तो आप देखेंगे कि दुनिया भर के मुस्लिम्स टॉपर्स भी हुए हैं। आमिर उस्मानी साहब का नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा शाह फैसल का, और टीना टाबी के बैच में आपने सुना होगा अथर आमिर का नाम। ये लोग आईएएस के में सिर्फ सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये लोग टॉपर्स में से, ये फर्स्ट सेकंड रैंकर्स हैं और ऐसे बहुत से नाम हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अवेयरनेस कम होने की वजह से, लिटरेसी रेट कम होने की वजह से कम लोग अपेयर होते हैं इस एग्जाम में, सही गाइडेंस ना होने की वजह से कम लोग पहुंच पाते हैं। लेकिन ये ऐसा कह देना कि मुसलमानों को निकाल दिया जाता है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इस सर्विस में, तो इसको आप जब पैटर्न देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता है, ठीक है? ऐसा, और इस इतने बड़े लेवल पे
अक्सर मेरिट देखी जाती है, कास्ट, रिलीजन नहीं देखा जाता। देखा ये जाता है कि आप देश के लिए, इस सर्विस के लिए सूटेबल हैं, नहीं हैं। आप उस पोस्ट पर काम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। आपकी पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग है या सर, क्या ये एग्ज़ाम टैलेंटेड बच्चों के लिए ही है या जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, उन बच्चों के लिए है? या नॉर्मल बच्चे भी स्टडी करके उस लेवल तक जा सकते हैं कि वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देखिए, यूपीएससी, सीएससी का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत हाइली इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं। आप एवरेज माइंड के, अच्छे माइंड के, लेकिन एवरेज अच्छे माइंड के, रैशनल थिंकिंग के साथ अगर आपका रैशनल माइंड है, तो ये एग्ज़ाम सही स्ट्रेटजी, सही प्रिपरेशन, सही मेंटरशिप से बहुत ईज़िली निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत ही इनोवेटिव आइंस्टाइन लेवल का माइंड चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपका एवरेज आईक्यू है, अच्छा माइंड है, आप मेहनत करते हैं, राइट डायरेक्शन में स्ट्रेटजीज बना के अच्छे से तैयारी करते हैं, तो एग्जाम इजीली निकल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हाई आईक्यू के लोग ही इस एग्जाम को निकालते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि सिर्फ मेहनत के बिना पर, आपने एक मूवी भी आई हुई है, आपने देखा होगा 12 फेल। तो उस मूवी में आपने देखा है मनोज साहब के बारे में कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके और एग्जाम निकाला। तो ये सच्ची बात है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा आईक्यू, बहुत अच्छा माइंड होना चाहिए। अगर आपका एक अच्छी थिंकिंग के साथ राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच के साथ मेहनत करते हैं, तो एग्ज़ाम ईज़िली निकाला जा सकता है। बिल्कुल। सर, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों को कब करना चाहिए? जैसे मेरे भतीजे हैं या मेरे कज़िन भाई हैं, वो भी छोटे हैं, तो उनको स्टडी करना है, वो भी 6th क्लास में हैं, तो क्या उनको तैयारी अभी करना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन जब वो कर लें उसके बाद तैयारी करना चाहिए? ठीक है, आइडियल टाइम इसकी तैयारी का, यूपीएससी की फुल फ्लेज तैयारी का जो आइडियल टाइम है, वो है ग्रेजुएशन स्टार्ट करना। जब आप ग्रेजुएशन स्टार्ट करें, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल आप फुल फ्लेज तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तैयारी, जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी है, वो शुरू हो जाती है स्कूल से। वो कैसे तैयारी शुरू हो जाती है, उनको गाइडेंस देना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वो लोग, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसको अच्छे से पढ़ें। राइटिंग स्किल पे फोकस करें, इनोवेटिव राइटिंग करें। ये सब चीजें काम आएंगी यूपीएससी में का एग्जाम क्लियर करने में। तो इसमें बेस स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनिस्बत की आपने सीधे तैयारी शुरू कर दी। इसमें एक, आपको आपने सुना भी होगा कि लोग क्या करते हैं, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की बात करते हैं, राइट? तो बच्चे को अगर बचपन से ही ठीक से एनसीईआरटी पढ़ाया जाए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए जाए हर सब्जेक्ट के, उसकी राइटिंग स्किल पे फोकस किया जाए, एस्से राइटिंग कंपटीशन वगैरह में वो पार्टिसिपेट करें और स्पीचेस वगैरह में पार्टिसिपेट करें, अपने माइंड को खोले, ये चीज पे ध्यान दिया जाए। उसके बाद जब उसकी अच्छी राइटिंग स्किल होगी, ज्यादा अच्छा उसने सब्जेक्ट को समझा होगा, फाउंडेशन बन जाएगा, उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन में एंटर करेगा, तब उसकी तैयारी शुरू कराइए। 3 साल के अंदर वो जैसे ही फाइनल ईयर में पहुंचेगा या ग्रेजुएट होगा, वो एग्जाम में अपेयर हो और डेफिनेटली वो सेलेक्ट होगा। मीन्स फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में ध्यान नहीं देते, स्कूल में अपनी राइटिंग स्किल पे फोकस नहीं करते, वो जब आ जाते हैं यूपीएससी की कोचिंग लेने के लिए, फिर वो अपनी इंग्लिश पे काम कर रहे होते हैं, अपनी राइटिंग स्किल पे काम कर रहे होते हैं, बेसिक चीजें उनको स्कूल लेवल पे जो पढ़ लेनी चाहिए थी वो नहीं पता होता है, तो कोचिंग का भी टाइम वो खराब कर रहे होते हैं। अपना जो कोचिंग में जो टाइम होता है उसको भी वो खराब कर रहे होते हैं। उस समय जो टीचर पढ़ा रहा होता है, उसके बजाय वो एकदम बेसिक सी चीजें पढ़ रहे होते हैं, उनको वो समझ में नहीं आता कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो वहां पे नुकसान होता है। तो बच्चे अगर बचपन से, स्कूल टाइम से अगर उनके फाउंडेशन पे काम हो जाए, तो फिर उनके लिए प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाती है। बस ये है कि उनको गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस उनको कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने जैसा बताया आपको कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनको राइटिंग स्किल पे बहुत ध्यान देना है और रैशनल थिंकिंग पे, रीजनिंग पे, इन सब इस तरह के सब्जेक्ट्स पे बहुत ध्यान देना है अच्छे से, ताकि वो रैशनल थिंकिंग कर सके, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर सके, अपने ओपिनियन देना आ जाए उनको, कमेंट करना आ जाए चीज़ों पे, एनालाइज़ करना आ जाए। ये सब स्कूल लेवल पे अपनी फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो गई बच्चे की, तो फिर यूपीएससी उसके लिए एक चाइल्ड्स प्ले होगा, बहुत ईज़िली वो निकालेगा, जो इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा होगा। तो इसके लिए शुरू से उसको अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी होगी। मीन्स उस फंडामेंटल क्लियर होंगे तभी जा करके बिल्कुल, बच्चे को तब वो कोचिंग उसी और पे नींव बनेगी। यानी बिल फाउंडेशन है ना स्कूल, ये फाउंडेशन। इसके बाद कॉलेज में उसको प्रिपरेशन करनी है अच्छी और उसके बाद वो थ्रू हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी।
आई वुड रिकमेंड कि बच्चे जो हैं स्कूल लेवल पे ही ओलंपियाड के जो एग्जाम्स होते हैं, आजकल अलग अलग सब्जेक्ट के ओलंपियाड के एग्जाम होते हैं, बहुत अच्छा पेपर वो लोग बनाते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर उसमें रेगुलर पार्टिसिपेट करते रहें तो उनका लेवल अपने आप इतना अच्छा हो जाएगा कि फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन जब वो बैठेंगे तो उनके लिए वो मुश्किल नहीं लगेगा। वो ओएमआर सीट भरना कैसे करना है, कैसे रैशनल थिंकिंग करनी है, सारा आ जाएगा। तो स्कूल लेवल पे तो ओलंपियाड जैसे एग्जाम और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। ये फाउंडेशन बनेगा उन बच्चों के लिए जो आगे फ्यूचर में यूपीएससी या इस तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं। क्या यूपीएससी के लिए कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी करके भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है? इसके बारे में सर ज़रा बताइए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी करके ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता और ये भी नहीं कहूँगा कि कोचिंग ज़रूरी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखें तो ये कॉम्पिटिशन, ठीक है? कुछ लोग बिना कोचिंग के, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, बिना कोचिंग के, बिना किसी पर्सनल मेंटरशिप के भी एक्सेप्शंस हैं जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। लेकिन वो रेयर। आपको मेंटरशिप की, कोचिंग की बहुत ज़रूरत होती है। उसकी वजह क्या है? जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आप सेल्फ स्टडी करेंगे और आपको 4 से 5 साल लग जाएँगे समझने में, सीखने में और उसको इवैल्यूएट करने में। वो आपको कोचिंग, पर्सनल मेंटरशिप 1 से 2 साल में करा देगा। अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, लेकिन उनका 10 साल, 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको दे देते हैं वो 1-2 साल में। ठीक है? क्या स्टडी करना है, तो क्या क्या नहीं स्टडी करना है, करना है, कैसे कैसे होगा? है, क्या कमी है, कहाँ है, इस ये ज़रूरी होता है और आप जितने भी लोगों को देखें, कोई ना कोई उनके पीछे गाइडेंस, मेंटरशिप होती ही होती है। उसके अलावा मेहनत तो ज़ाहिर-सी बात है उस बच्चे की है, उसकी अपनी पर्सनल मेहनत है, लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते इस बात को कि मेंटरशिप का, कोचिंग्स का या पर्सनल मेंटरशिप का रोल नहीं है। हाँ, अगर घर में कोई आईएएस है, कोई पर्सनल मेंटर है, तो वहाँ पे वो उसको गाइड कर रहा है तो ये हो सकता है। आई वुड से कि अगर आपके घर में कोई मेंटर है, कोई आईएएस है, जो आपको गाइड कर रहा है, कोई आईपीएस है, इस तरह से कोई है गाइड करने वाला तो ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई गाइडेंस नहीं है, तो कोचिंग की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं या आजकल बहुत सारे सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी फ्री कोचिंग्स भी हैं, लेकिन गाइडेंस ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन में एक मसला ये भी है यूट्यूब वगैरह पे कि जितना गाइडेंस मिलता है, उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो राइट सोर्सेस से, सही जगह से अगर आपको मेंटरशिप मिल रही है कंफ्यूजन के बिना, तो फिर आप राइट डायरेक्शन में लग जाइए और गाइडेंस के साथ आप काम करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और बहुत सारे ऑथेंटिक लोग, बहुत सारे अच्छे लोग यूट्यूब वगैरह पे भी और मेंटरशिप देने के लिए अवेलेबल हैं, आप उनसे संपर्क कर लें। लेकिन कोई ना कोई मेंटरशिप ज़रूर रखिए, कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर रखिए। एकदम रैंडम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, ये सब बताने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, क्योंकि एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन है, सिर्फ़ पास नहीं करना है, लोगों से आगे निकलना है। तो मेरा तो यही पॉइंट है। किसी ये मेरा ओपिनियन है, बाकी किसी का और कुछ भी ओपिनियन हो सकता है। 2026 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम के फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, अब इनको एग्ज़ाम देना है, स्टडी उनको करना है, तो आप ये बताइए कि वो स्टडी किस तरीके से करें, उनका क्या वो होना चाहिए? देखो, ये जो प्रिपरेशन है, ये कम से कम 2 साल का वक़्त माँगता है, डेढ़ से 2 साल, जो एकदम लग के आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये नहीं कि अभी फॉर्म आया, आपने फिल कर दिया और आप 6 महीने में तैयारी करके आप एग्ज़ाम निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी के साथ, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम निकाल पाएँगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हाँ, जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है, कहीं से पढ़ाई कर रखी है, कोचिंग कर रखी है, उसके बाद या अपनी सेल्फ स्टडी कर रखी है, अब उनको क्या करना चाहिए इस टाइम? तो इस टाइम उनको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए। अब रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? उनको प्रीवियस के क्वेश्चन देखने चाहिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें जो कमियाँ हैं, उनको देखना चाहिए। आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो क्यों किया? एक वजह होती है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको उस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आप उस टेक्स्ट को जाके पढ़ें कि क्या है ये? अगर कन्फ्यूजन हो गया तो इसका मतलब आपको क्लैरिटी की जरूरत है। तो आपको उसको एक बार दोबारा से जिस टेक्स्ट से आपने पढ़ा था उसको जाके दोबारा से उस बुक को, उस टॉपिक को दोबारा से अच्छे से पढ़िए। ठीक है? तीसरी जो वजह है वो ये हो सकती है किसी ने क्वेश्चन को मिसरीड किया हो और नोट लिखा है, नोट नहीं देखा।
तो इस तरीके से भी गलती होती है, तो वहाँ पे केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर उसके अलावा एक होता है कि आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए क्वेश्चन को, तो वहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, और अगर इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है और उसमें डेप्थ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है। तो मैंने बताया कि किस वजह से गलत हो सकता है क्वेश्चन। पहला, कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी पढ़ाई नहीं की है, उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसके बाद आपको जाके नया टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, कन्फ्यूज़न है, तो उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, यानी कि आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो गए, तो अब ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ये हो दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि आपने मिसरीड किया क्वेश्चन को, और चौथा है कि आपने मिस इंटरप्रेट किया, या आप इंटरप्रेट नहीं पर कर पाए, या ज़्यादा इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके पढ़ना है। तो आप यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, और यहाँ पे नया पढ़ने के बजाय आप रिवर्स इंजीनियरिंग पे ध्यान देंगे, और इस तरीके से अपने आप को इवेल्युएट करेंगे और अपनी अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। इस स्टेज पे आप यही करेंगे, और इसी से आपका इंप्रूवमेंट होगा, और इससे आप प्री क्लियर बहुत इजीली कर सकते हैं। ये 2026 वालों के लिए है, ये 2026 वालों के लिए है। और जो लोग एकदम बिगनर्स हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों को अच्छे से बैठकर 1 से 1.5 साल मिनिमम अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और साथ-साथ में रिवर्स इंजीनियरिंग भी करते रहना चाहिए। ठीक है? फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सब ज़रूरी है। जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उसको लिख के ज़रूर देखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, यानी लिखना चाहिए, लिखने की आदत डालनी चाहिए। और उसके बाद स्टेज आती है आंसर राइटिंग की। उसको आंसर को आप लिखिए, जो पूछा गया है टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर एनालाइज़ पूछा गया है, तो एनालाइज़ कैसे करेंगे? कमेंट पूछा गया है, तो कमेंट कैसे लिखेंगे? अगर आपको बोला गया है डिस्कस, तो डिस्कस कैसे करेंगे? अगर कहा गया है कि साइंटिफिकली एनालाइज, तो वो कैसे करेंगे? इलस्ट्रेट बोला गया है, तो इलस्ट्रेट करना है। अगर इल्यूसिडेट बोला गया है, तो इल्यूसिडेट करना है। अगर बोला गया है कि आप क्रिटिकली एग्जामिन करें, अगर बोला इस तरह की जो भी वर्ड हैं, इन सब वर्ड्स को ध्यान से समझने की जरूरत है कि क्या पूछा गया है, टू द पॉइंट। अगर कमेंट बोला गया है, तो आप डिस्कस नहीं कर सकते। अगर डिस्कस बोला गया है, तो आप एनालाइज नहीं कर सकते। जो एग्जामिन बोला गया है, तो एग्जामिन ही करना है। ये टू द पॉइंट आंसर राइटिंग होती है, इसको सीखने की जरूरत है। ये शुरुआत से आप सीखें कि भाई एग्जामिन बोला गया है, तो मुझे लिखना क्या है? कमेंट बोला गया है, तो मुझे लिखना क्या है? अगर बोला गया है डिस्कस, तो मुझे क्या लिखना है? हर एक वर्ड का अलग मीनिंग होता है, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए बच्चों को, जो बिगनर्स हैं। और पहले किताब को अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, उसको किसी को दिखाइए कि मैंने सही लिखा है, नहीं लिखा, किसी एक्सपर्ट को दिखाइए। इस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी प्रिपरेशन बिल्ड होती है। इस तरह से धीरे-धीरे जाके आप उस स्टेज पे पहुँचते हैं। फिर आप मॉक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। आप सोचें कि आप एक अगर आईएएस ऑफिसर होते, तो क्या ऐसे बिहेव करते? क्या इस तरह से सोचते? क्या इस तरह के कपड़े पहनते? ये भी आपको सोचना है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब ये सब चीज़ें एक साथ मिलती हैं, तब जाके आप एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर बनते हैं। सर, आपका कीमती वक़्त जो आपने हमें दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और इस सेशन का हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, क्योंकि आप यूपीएससी के मेंटर हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 20 साल के तजुर्बे में वो कौन-सी चीज़ आपने देखी जो स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, या स्टूडेंट कहाँ फेल होते हैं? तो इसके बारे में ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, जो मैंने देखा, मैंने जो पाया, वो ये पाया कि पहली बात तो ये है कि डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपका मन नहीं कर रहा है, तो भी पढ़ना है। ये एग्ज़ाम मोटिवेशन से नहीं निकलेगा, इस बात को आप लिख के रख लीजिए। ये एग्ज़ाम निकलेगा डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन क्या है कि आज आपका पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी पढ़ना है। आपका लिखने का मन नहीं है, आंसर राइटिंग करने का मन नहीं है, तो भी करना है। आपके दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, आपको अपना काम करना है, आपको पढ़ना है। यानी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, आप भूलना पड़ेगा आपको कि आपकी कोई इस तरह की लाइफ़ है, पार्टी लाइफ़ है, और इस तरह की चीज़ों को भूलना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है, फाउंडेशन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, नींव पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादातर बच्चे आते हैं, उनकी राइटिंग स्किल बहुत कमज़ोर होती है, बेसिक इंग्लिश नहीं समझ पाते, पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे फाउंडेशन पे काम करने की ज़रूरत है। माँ-बाप को भी अपने बच्चों को बचपन से ही इस पे ध्यान देना चाहिए कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे। इस तरह से शुरू से उनकी अगर फाउंडेशन अच्छी हो जाए,
तो फिर उनके लिए आसान हो जाता है। दूसरी बात, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, आपको खुद ये जंग लड़नी है और खुद जीतना है, ना कि कोई और आपको जिताएगा। और उसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फेलियर की भी लेनी पड़ेगी। तब आप सक्सेस डिजर्व करते हैं और तब आपको सक्सेस मिलेगी। इस एग्जाम में जो मैंने देखा है, ये ब्लेम गेम बहुत जल्दी बच्चे शुरू करते हैं। पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, कोचिंग को ब्लेम करेंगे, अपने दोस्तों को ब्लेम करेंगे, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स को ब्लेम करेंगे, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। खुद ये जिम्मेदारी नहीं लेते कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए। एक टीचर से कुछ मिला, दूसरे टीचर से कुछ मिला, एक वीडियो से कुछ मिला, सबको लेकर आपको अपने आप को तैयार करना है माय डियर। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री नहीं क्लियर हुआ, भाई पहली अटेम्प्ट में नहीं होता है लोगों का, बहुत मुश्किल होता है, या तो बहुत बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए तब होता है। तो अगर नहीं हुआ तो बस शुरू, कोचिंग खराब थी, टीचर खराब था, ये खराब थे, पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई वहीं से आपका फेलियर शुरू हो गया। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। कुछ आप देखें कि कहीं से तो कुछ मिला है, आपके जो नर्सरी की टीचर ने जो आपको पढ़ाया था ना, उसका भी कंट्रीब्यूशन है, उसने भी आपको एबीसीडी सिखाया था, 10th में जिसने पढ़ाया, 12th में जिसने पढ़ाया, और उसके बाद आज सारे जो शुरू से आपने पढ़ाई की है वो, प्लस आज जो कोचिंग में आपने पढ़ाई की, वो सब मिलाकर अपने आप को आपको बिल्ड करना है। आपको एक अच्छा स्किलफुल एस्पिरेंट बनना है, तब जाके आपका एग्जाम निकलेगा। आपने पहले दिन से ही ब्लेम शुरू कर दिया, इसकी वजह से मेरा नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, तो आप अपने अंदर कभी इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे और फिर आप ब्लेम ही करते रहेंगे पूरी जिंदगी। ठीक है, जो बच्चे अपने अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और अपने फेलियर का, अपने सक्सेस का खुद को जिम्मेदार मानते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, मेहनत करते हैं, वो जरूर सक्सेस होते हैं, वो जरूर सेलेक्ट होते हैं। और जो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, जो हर किसी को अपने अलावा हर किसी को ब्लेम करना शुरू करते हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए क्योंकि आपने अपना कीमती वक़्त हमको दिया और जो यूपीएससी के बारे में जो ऑडियंस या जो जनरल पब्लिक भी नहीं जानती थी, आपने उन सारे सवालों के जवाब दिए, जो माँ-बाप अपने बच्चों को एक ऑफ़िसर देखना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस देखना चाहते हैं, उनके लिए आपने ए टू ज़ेड सारा बताया और मैं आपके लिए बहुत थैंक यू बोलता हूँ और रेगुलर हम इस तरीके के प्रोग्राम करते रहेंगे। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब, और गुरु मेंटर का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम स्टार्ट किया और मुझे सबसे पहले जो है इनवाइट किया इस चीज़ के लिए। तो जो भी मेरे ओपिनियंस थे, जो भी, बहुत सारे लोग मुझसे मुत्तफिक भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे। मेरा जो अपनी सोच है, जो मैंने अभी तक समझा सीखा है, उसके बारे में मैंने जो भी टूटा फूटा जो मुझे आता था वो मैंने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत शुक्रिया आप लोगों के टीम का भी, टीम मेंबर्स का भी, इतना पेशेंस से मेरी बात सुनी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक